सो इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, दैट इज़ द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या कहें तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। सो कौन होते हैं हमारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़? तो बेसिकली ऐसी बॉडीज़ जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिनका जो जिक्र है वो ना मिले, एंड वो किसी एक्ट के थ्रू या फिर किसी एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर के थ्रू बने, ठीक है। तो उनको वी कॉल दैम द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, राइट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन राइट कमीशन। तो नेशनल एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हमारे दोनों लेवल पे है, स्टेट पे भी है, हमारे स्टेट पे भी है, नेशन दोनों ही लेवल पे है, ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं जो हमारी बॉडी है उसकी स्टेब्लिशमेंट कैसे हुई है। तो अगर हम बात करें ह्यूमन राइट कमीशन का एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, दोनों की ही जो स्थापना है वो एक साथ इकट्ठी हुई है। वो कैसे हुई है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब एक एक्ट के थ्रू, दैट इज अ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के थ्रू हुई है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कंपोजिशन का, इसमें होता कौन कौन है, अगर हम बात करें नेशनल लेवल पे, तो नेशनल स्टेट दोनों ही लेवल पे क्या है, मल्टी जो है मेंबर बॉडी है। क्यों? बहुत सारे लोग हैं भाई, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो एक सिंगल पर्सन तो ह्यूमन राइट्स को ऐसे भी नहीं संभाल सकता, इसलिए मल्टी मेंबर ये बॉडी है। जैसे हमारा एक चेयरमैन है नेशनल लेवल पे, 5 अदर मेंबर है। यहाँ पे हमारा एक चेयरमैन है, 2 मेंबर्स हैं। और 5 यहाँ पे क्यों है? क्योंकि भैया पूरे नेशन को देखना है। 2 यहाँ पे क्यों? क्योंकि स्टेट को देखना है। चेयरमैन की जो क्वालिफिकेशन बिकॉज नेशन पे है, नेशनल लेवल पे है, तो वो कैसी है? रिटायर्ड सीजीआई या जज ऑफ एससी के बराबर है। वहीं पे जो यहाँ पे जो हमारे जो चेयरमैन है रिटायर्ड सीजी या फिर जज ऑफ एचसी के बराबर है। अगर मैं बात करूँ मेंबर की, तो इसमें से जैसे कि 5 मेंबर थे, तो इसमें से एक मेंबर जो होना चाहिए वो हमारे एससी लेवल का होना चाहिए, या फिर तो सर्विंग या रिटायर्ड जज हो। एक जो पर्सन है वो हमारे एचसी लेवल का होना चाहिए। जो 3 अंदर अंदर मेंबर उसमें से एक तो वुमेन होनी चाहिए। तीनों में से जो है 3 मेंबर है, इनके पास हमारा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसे बंदे जो कि एक्सपीरियंस वाले हो, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे ये सब कुछ होना चाहिए। अगर हम बात करें एक्स ऑफिसो मेंबर्स की, तो एक्स ऑफिसो मेंबर्स, देखो इसका एक नॉर्मल लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक ये है कि जितने भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनके ही जनरली क्या है, राइट्स का हनन होता है, ठीक है। जैसे कि वुमेन है, चिल्ड्रन है, SC ST माइनॉरिटीज़ हैं, तो इसीलिए उन सब के जो भी चेयरमैन थे उनको क्या है, एज एन एक्स ऑफिसो मेंबर रखते हैं। तो चेयरमैन ऑफ ऐसे NCBC, NC फॉर वुमेन, NC SC, NC ST, NC फॉर माइनॉरिटीज़, NC फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, एंड चीफ कमिश्नर फॉर PWDS। तो इस मतलब सारे वल्नरेबल ग्रुप्स को रखा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मेंबर्स कौन होता है? सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ HC या फिर डिस्ट्रिक्ट जज। तो यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल या HC के लेवल का एक बंदा ले लिया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज या फिर HC के लेवल का। एंड दूसरा हमने कौन सा ले लिया? दैट इज जिसके पास प्रैक्टिकल क्या हो, एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि 2 ही बंदे थे, तो या सो अगर मैं बात करूँ आगे की, दैट इज़ अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट कैसे होती है? तो डेफिनेटली नेशनल लेवल पे जितने भी कोई भी अगर कमिश्नर है, कमीशन है जो भी है, उसकी चेयरमैन ही प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट करता है। अब इसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी बैठती है। सिलेक्शन कमेटी में होता कौन कौन है? 6 मेंबर्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? सबसे पहला है PM होगा, PM जनरली होता है, ठीक है। देन वी हैव द स्पीकर होता है, और एक हमारा होता है डिप्यूटी चेयरमैन। डिप्यूटी चेयरमैन, चेयरमैन क्यों नहीं? क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट को हम सिलेक्शन में नहीं लेते। उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, वो दोनों हाउस का होता है, तो 2 हो गए, ठीक है। एंड एक होता हमारा होता है, दैट इज द यूनियन होम मिनिस्टर। यूनियन होम मिनिस्टर, तो एक PM होगा, ठीक है, एक हमारा स्पीकर होगा, एक मतलब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन ही है, ये 2-4 लोग हैं जो इंपॉर्टेंट हो, तो इसलिए हमने PM को ले दिया, स्पीकर को, डिप्यूटी चेयरमैन को, लीडर ऑफ अपोजिशन को, बोथ को, दोनों हाउसेज में बैलेंस आउट करने के लिए। एंड देन यूनियन होम मिनिस्टर को हमने ले दिया, ठीक है। जो सिटिंग जज है, अगर उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है, ओनली उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है इसमें, लेकिन ओनली अगर कंसल्टेशन आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का लेते हो, तो सिंपल सी बात है, तो बेसिक बात है, CJI का एक तरीके से कंसल्टेशन लेना तो मैंडेटरी है ही, अगर आप उसके उनके बंदे को ले रहे हो तो। यहाँ पे चेयरमैन एंड मेंबर्स को गवर्नर अपॉइंट करेगा। इसके लिए भी सिलेक्शन कमेटी बैठती है, सेम वैसा ही है। यहाँ पे वहाँ पे PM की जगह पे CM है, वहाँ पे स्पीकर था, यहाँ पे स्पीकर है, वहाँ पे डिप्यूटी चेयरमैन था, बिकॉज वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं ले सकते, तो यहाँ पे चेयरमैन है। लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों हाउसेस का, एंड स्टेट का होम मिनिस्टर, तो ये दोनों तो सेम ही है बिल्कुल, तो इसमें कुछ भी रटना नहीं है, बस इन चीज़ों पे ध्यान देना है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। हेयर PM, स्पीकर, डिप्यूटी चेयरमैन, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड द होम मिनिस्टर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हम टेन्योर की, तो टेन्योर हमारा कैसा है? 3 साल या फिर 70 साल। 3 साल हो या 70 साल की एज हो। रीअपॉइंटमेंट यहाँ पे हो सकती नहीं है, नहीं एलिजिबल, एलिजिबल है, एलिजिबल हो सकती है।
सैलरी की बात करें तो डिटरमाइन होती है सेंट्रल एंड स्टेट की गवर्नमेंट करेगी। रीअपॉइंटमेंट यहाँ पे क्यों हो सकती है, इसका भी एक लॉजिक है। देखो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का कुछ ऐसा जो इसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भैया वो तो लीक हो जाएगी, इसलिए रीअपॉइंटमेंट नहीं करते, तो इसमें रीअपॉइंटमेंट इसलिए हो भी सकती है। अगर मैं बात करती हूँ रेजिग्नेशन डेफिनेटली प्रेसिडेंट को देगा, ये हमारा गवर्नर को देता है। रिमूवल लेकिन हमारा कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। जनरली जो बड़ी बड़ी मतलब ऐसे जो भी कमीशंस होते हैं उनके जितने भी, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे वो हमारे किस लेवल पे हो, दैट इज सेंट्रल लेवल पे, उनकी जो रिमूवल है वो प्रेसिडेंट ही करता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट किन सर्कमस्टेंसेस में कर सकता है, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसने पैसा डुबा दिया हो, अगर वो इंगेज हो ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट, मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला चार्ज, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला चार्ज लग गया हो, ठीक है। या फिर वो अनफिट हो माइंड से, फिर बॉडी से, या फिर अनसाउंड माइंड का हो, ऐसा कोर्ट ने बोल दिया हो, या फिर कन्विक्ट एंड सेंटेंस हो गया, उसको जेल वेल हो गई हो, ठीक है। तो इन सारे केसेस में जनरली नॉर्मल से केसेस हैं, ठीक है। एंड इन सब में क्या कर सकते हैं हम, रिमूव कर सकते हैं। एज वेल एज प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है चेयरमैन एंड मेंबर को प्रूव मिसबिहेवियर इनकैपेसिटीज पे। तो ये टर्म जो होती है ना बेसिकली ये सब में ही अप्लीकेबल है, लेकिन अगर ऐसा कोई केस बनता है तो हमेशा क्या करना पड़ता है, रेफर करना पड़ता है एससी को, और ये फिर क्या करता है, इंक्वायरी बिठाता है, ठीक है। नो फंक्शंस क्या काम क्या कर सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं डेफिनेटली, काम ही उनका वो नेशनल ह्यूमन राइट की प्रोटेक्शन करना है। ह्यूमन राइट की प्रोटेक्शन करेंगे तो इंक्वायरी भी करेंगे, जेल्स को भी विजिट कर सकते हैं, प्रिजनर्स के भी ह्यूमन राइट्स का हनन हो सकता है, रिव्यू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अदर लीगल सेफ गार्ड्स को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखेंगे बिकॉज राइट्स की बात कर रहे हैं, ट्रीटीज़ एंड इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स को भी पढ़ते हैं जो लाइक ह्यूमन राइट्स से रिगार्डिंग है वगैरह वगैरह। एंड स्पीड एक ह्यूमन राइट लिटरेसी भी फैलाते हैं, इनका काम ही है मेन। अदर एस्पेक्ट क्या है, एनुअल एंड ये क्या रिपोर्ट देते हैं, बिल्कुल ये रिपोर्ट देते हैं, किसको देंगे, अरे डेफिनेटली किसको देंगे, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, पर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को भी देते हैं। जैसे कि कोई अगर कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर स्टेट, तो स्टेट को दे सकते हैं। अपना खुद का प्रोसीजर खुद रेगुलेट करते हैं, इतने तो पावर होनी चाहिए। सिविल कोर्ट की भी पावर है, बिकॉज हमने भी देखा कि वो थोड़ा बहुत जेल्स को विजिट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इंक्वायरी कर सकते हैं। इनका खुद का इन्वेस्टिगेशन स्टाफ भी होता है, ठीक है। और इनको इन्फॉर्म करने का ऐसा मैंडेट है कि इनको इन्फॉर्म कर देना, अगर इनके रिकमेंडेशन पे कोई एक्शन हुआ है ना, इनके रिकमेंडेशन कोई एक्शन ले लिया गवर्नमेंट ने, तो उनको 1 महीने के अंदर बता दो। और एक स्पेशल बात है कि यूटी ऑफ दिल्ली से रिगार्डिंग जो अगर ह्यूमन राइट्स की बात होती है तो वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ही देखता है, स्टेट नहीं देखता है, इस पर स्टेट स्पेसिफिक है नहीं। इसमें भी क्या है, अपनी एनुअल रिपोर्ट स्पेशल रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, रेगुलेट करते हैं अपने खुद के प्रोसीजर को। इनके पास भी पावर्स होती है सिविल कोर्ट की सेम, इनको भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा विद इन 1 मंथ अगर उनके कहने के अकॉर्डिंग कोई एक्शन लिया गया है तो, ठीक है। और ये इंक्वायर करते हैं हमारे, वही इंक्वायरी इनकी किस लिमिट तक है, सिर्फ स्टेटलेस एंड कॉन्ट्रल लिस्ट तक ही है, ठीक है, जो सब्जेक्ट रिलेटेड है, ठीक है। वी हैव द लिमिटेशन क्या है, देखो नॉट एम्पावर, वो इंक्वायर नहीं कर सकते हैं एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, अगर 1 ईयर से ज़्यादा का मैटर है, ओल्डर देन है, तो उस पर वो इंक्वायरी नहीं कर सकते। वैसे जनरली कर सकते हैं, रिकमेंडरी होता है, मतलब ऐसे नहीं कि उन्होंने जो बोल दिया वो होगा ही होगा, ठीक है। नो पावर टू पनिश नहीं कर सकते, नो पावर टू अवार्ड नहीं दे सकते, ठीक है। लिमिटेड रोल है उनका आर्म फोर्सेस से रिगार्डिंग, आर्म फोर्सेस में भी वो कुछ भी बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स भी स्टैब्लिश कराए हमारे डिस्ट्रिक्ट में इसके तहत, एंड ये हमारी सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही करती है, ध्यान रखना है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट करती है इस्टेब्लिश, ठीक है। क्योंकि कोर्ट्स कहीं ना कहीं स्टेट लेवल के होते हैं ना, एंड वो भी कॉन्फ्रेंस में, किसके कॉन्फ्रेंस में, सीजी ऑफ द हाई कोर्ट। क्यों, क्योंकि उसको कोर्ट के बारे में नॉलेज है ना कि कहाँ पे इस्टेब्लिश कराना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर है, कोर्ट है तो कोर्ट की तरह ही चलेगा, इसलिए सीजी की मैंडेट ज़रूरी है। नाउ देयर इज़ अ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब ये किसके रिकमेंडेशन पे आया था, ये आता सनातन कमेटी, सनातनम कमेटी, ठीक है। तो अबाउट क्या है, बेसिकली एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब इसका तो कोई एक्ट भी नहीं है, कोई एक्ट नहीं है इसका, तो ये जनरली एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बनी हुई बॉडी है, ठीक है। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल्स आती है, तो जितने भी होते हैं ना, मतलब ये वगैरह वगैरह, ये पर्सोनल्स नहीं आते हैं, ठीक है, जो भी ये होते हैं गवर्नमेंट कर्मचारी। कंपोजिशन क्या है, इसमें डायरेक्टर होता है जिसका बेसिकली 2 साल का टेन्योर होता है, एंड एडिशनली बहुत और भी लोग होते हैं, जैसे कि जॉइंट डायरेक्टर्स, डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ऑल अदर यूजुअल रैंक ऑफ पुलिस पर्सोनल्स होते हैं, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये 3 मेंबर की कमेटी बनती है जिसमें हम डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। तो पहला है पीएम होता है, जनरली पीएम है, सब में ही पीएम है। लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन उसको बैलेंस आउट करने के लिए, एंड सीजी एंड द जज ऑफ एससी होता है। देखो कहीं ना कहीं इसका रिगार्डिंग देखो ऐसा क्यों बनाया गया है, क्योंकि ये किस लिए, करप्शन को रोकने के लिए। तो बहुत ज़्यादा अगर हम इसमें क्या ले लेंगे, सिर्फ मिनिस्टर्स को ही ले लेंगे तो करप्शन तो मिनिस्टर्स भी करते हैं, तो वी कांट डू दैट। तो ये क्या करते हैं, हम पीएम ले लिया, एक मिनिस्टर हमने गवर्नमेंट से ले लिया, एक हमने अपोजिशन से ले लिया, अगर ये दोनों भी मिल जाए, एंड एक हमारा ये सीजे और द जज ऑफ दी एससी जो भी नॉमिनेट करे खुद से,
तो वो ले लिया, जिससे कि थोड़ा सा हम क्या कर सकें, बैलेंस अप्रोच अपना सकें, ठीक है। देन विद द सीबीआई इन्वेस्टिगेट क्या करता है, देखो ये करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस या कोई सीरियस या ऑर्गेनाइज क्राइम्स को ही करता है, टेररिज्म को नहीं करता है, ध्यान रखना है। तो छोटे मोटे मतलब थोड़ा सा ऐसा कोई करप्शन का केस हो गया बड़ा, कोई इकोनॉमिक ऑफेंड कर दिया किसी ने, या फिर कोई ऑर्गेनाइज या सीरियस क्राइम जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है खुद ब खुद की कौन सा जो है वो सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी या नहीं करेगी। जनरल कंसेप्ट तो हमेशा ज़रूरी नहीं होता एवरी टाइम कि उसको स्टेट से अगर कोई इंक्वायरी करनी है तो ये हमेशा एक जनरल कंसेप्ट लेना पड़े, एक थोड़ा सा एक्सेप्शन था इसलिए इंपॉर्टेंट। नो सेंट्रल एंड स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो अब ये क्या है बेसिकली, इसका अगर हम ओरिजिन की बात करें तो पहली बात तो जो हमारे इन्फॉर्मेशन कमीशंस हैं वो दोनों लेवल पे, सेंटर पे भी स्टेट पे भी, और एक सेंट्रल विजिलेंस। अच्छा, ये तीनों ही डील करते हैं करप्शन के साथ, ठीक है। ये तीनों ही करप्शन के लिए ही कहीं ना कहीं लोगों को एक तरीके से गवर्नेंस चलाने के लिए बनाए गए, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन कमीशन क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा जैसे कि, है ना, एंड विजिलेंस थोड़ा सा चेक ऑन रखता है, ठीक है। नाउ ये हमारा आरटी एक्ट के थ्रू बना है, ये भी हमारा आरटी एक्ट के थ्रू बना है, दोनों इकट्ठे बनी थी, हमारे सीबीसी एक्ट के थ्रू बना है, अलग से एक्ट है। कॉम्पोजिशन की बात करो तो इसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, ठीक है, और अदर हमारे 10 हो सकते हैं मैक्सिमम। यहाँ पे भी स्टेट पे भी सेम एक चीफ होगा और मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे क्या होता है, यहाँ पे हमारे अदर विजिलेंस कमिश्नर, और यहाँ पे 2 ही जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। मतलब एक तो चीफ होगा और एक प्लस में 2 अदर मेंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पे चीफ होगा प्लस में 11 हो सकते हैं, यहाँ पे चीफ होगा और 11 हो सकते हैं, ये मैक्सिमम बताइए मैंने। अगर बात करें अपॉइंटमेंट की तो डेफिनेटली सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट करेगा, स्टेट लेवल पे गवर्नर करेगा, और ये तो सेंट्रल लेवल पे होते हैं इसलिए प्रेसिडेंट करेगा। सिलेक्शन कमेटी की बात करूँ तो पीएम जैसे कि मैंने बोला सब में है तो सब में है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी सब में है तो सब में है, एंड एक यूनियन मिनिस्टर जो कि खुद पीएम नॉमिनेट करता है। यहाँ पे भी सेम सीएम है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, एंड स्टेट का जो कैबिनेट मिनिस्टर जो कि खुद सीएम नॉमिनेट करता है, तो कुछ कुछ मिलता जुलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन देनी है तो यहाँ पे हमने क्या नहीं करा, हमने पीएम को रख लिया, उसको बैलेंस करने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन रख लिया, लेकिन एक यूनियन मिनिस्टर रख लिया। अब यूनियन मिनिस्टर क्यों रखा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो गवर्नमेंट के लिए जाती है, और यूनियन मिनिस्टर ही गवर्नमेंट का पार्ट हुआ, तो मिनिस्टर से ही आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे कि इसमें, इसलिए हमने सिलेक्शन कमेटी में ये बिठाया, ठीक है। सेम ईयर, ठीक है। अगर हम बात करें विजिलेंस, विजिलेंस क्या करें, करप्शन पे चेक, तो यहाँ पे पीएम रख दिया, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन सब में है। एक हमने रख दिया यूनियन होम मिनिस्टर, ठीक है, होम मिनिस्टर को हमने यहाँ पे रख दिया। कोई भी मिनिस्टर नहीं आएगा लेकिन होम मिनिस्टर आएगा। टेन्योर की बात करूँ तो इसका टर्म या फिर तो टर्म डिसाइड होता है, या फिर इसकी एज 65 है तो कोई टर्म डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्क्राइब करें फिर 65 ईयर्स। रीअपॉइंटमेंट इनका नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है भाई इनके पास, कैसे कर दें। टर्म इनका क्या होता है, वही हमारा सेम टर्म डिसाइड होगा फिर 65 ईयर्स। ये हमारा नॉट एलिजिबल, ये भी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। इनकी जो टर्म है वो 4 साल का होता है, और एज ऑफ 65, तो यहाँ तीनों में ही 65 है, ध्यान रखना है 65 है, और रीअपॉइंटमेंट तीनों में ही नहीं हो सकती है, रीअपॉइंटमेंट तीनों में ही नहीं हो सकती है, ठीक है। नाउ बात करते हैं क्वालिफिकेशन एंड सैलरी। तो इस केस में क्या है, देखो इस केस में बहुत सिंपल सा है, आप इलेक्शन कमिश्नर बना रहे हो किसी को, ठीक है, इलेक्शन नहीं इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बना रहे हो, तो पहली बात तो उस पर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात तो मेंबर एमपी या फिर एमएलए ना हो, या फिर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब सिंपल सी बात है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करे ना, वरना वो क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को गलत मैनिपुलेट कर सकता है, लीक कर सकता है, इस तरीके से हरकत कर सकता है, तो इसलिए दोनों केस नॉर्मल है। एंड जो सैलरी वो डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। सेम यहाँ पे भी नॉलेज एक्सपीरियंस होना चाहिए, मेंबर ना हो पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर का, एंड कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड ना करे, जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन को मिसयूज ना करें, ना फायदा उठा लेगा ना बताओ। एंड सैलरी कौन डिसाइड करेगा, वही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान रखना दोनों में ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिसाइड कर रही है सैलरी को। कंडीशंस जो है वो जस्ट अपॉइंटमेंट जो था वो गवर्नर के थ्रू था, बाकी सारी चीज़ें वही सेंटर जैसी सी है, ठीक है। इसकी जो सैलरी अलाउंसेस हैं वो हमारी सिमिलर होती है चेयरमैन एमपी ऑफ दी यूपीसी के साथ, एंड सिमिलर होती है टू द मेंबर्स की यूपीसी के मेंबर्स के साथ, ठीक है। चेयरमैन की यूपीसी के चेयरमैन के साथ, एंड जो बाकी मेंबर्स है उसकी यूपीसी की मेंबर्स के साथ, ठीक है। तो वही मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे रोल आ जाता है। रेजिग्नेशन किसको देगा, ये प्रेसिडेंट को, ये गवर्नर को देता है, और ये भी हमारा प्रेसिडेंट को देता है। रिमूवल कौन करता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे ग्राउंड्स पे कर सकता है, तो एक मिसबिहेवियर एंड कैपेसिटी पे भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो मैटर एससी को जाएगा, तो ये सब में ही होता है। अगर आपको किसी को रिमूवल करना है, मिसबिहेवियर बहुत ब्रॉड टर्म है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसलिए इसको सब में ही रखा है, ऑलमोस्ट सब में रखा है, ठीक है। सेम गवर्नर जो है प्रूव मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी एंड रेफर टू, क्या कर सकता है, एससी को रेफर करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे प्रेजेंट कर सकता है, बहुत सारी मैटर्स पे कर सकता है, उनमें से एक मैटर है प्रूव मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी, और उसको भी रेफर किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट को। तो ये जो टर्म है ना, ये प्रूव मिसबिहेवियर, ये सबके ही केस में, जनरली कोई भी चेयरमैन हो, मेंबर हो, सबके केस में है। और मैटर बिकॉज थोड़ा सा हो जाता है ना कि इस टर्म को मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है, इसलिए एससी को रेफर करना
पता जाता है, सिंपल। अदर एस्पेक्ट्स की बात करूँ तो सबमिट करता है एनुअल रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये भी देता है, रिपोर्ट देगा इन्फॉर्मेशन के बारे में, ये भी रिपोर्ट देता है, ठीक है, जो कि देखो ये रिपोर्ट देता है, CIC रिपोर्ट देता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है पार्लियामेंट में। सेम ये हमारा SIC देता है स्टेट गवर्नमेंट को, वो देती है हमारी लेजिस्लेचर असेंबली में, ठीक है। जो CVC है जो कि प्रेजेंट करता है एनुअली, लेकिन ये देता है हमारे प्रेसिडेंट को रिपोर्ट, ठीक है। CVC क्या देगा, प्रेसिडेंट को दे रहा है रिपोर्ट, क्यों, देखो करप्शन पे जो चार्ज लगाता है वो राजा देखेगा ना, ये तो मंत्रीगण को दे दिया अच्छा इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट का एक तरीके से मंत्रीगण है उसको दे सकते हैं, लेकिन करप्शन तो गवर्नमेंट के कर्मचारी भी कर सकते हैं, तो इसलिए हमने सीधा किसको दिया, प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। और रिकमेंडेशन तो पता ही है, समंथन कमेटी ने, ठीक है, रेगुलेट करता है अपने खुद के प्रोसीजर को, ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसके पास, एंड पावर्स ऑफ सिविल कोड भी होते हैं, जनरली ये चीज़ें होती हैं चीज़ों के पास। देखो क्यों है सिविल कोड की पावर, क्योंकि करप्शन से डील कर रहा है ना, तो थोड़ा बहुत पावर तो उसके पास देनी पड़ेगी हमें, ठीक है। इन दोनों को क्यों नहीं थी सिविल कोड की पावर की ज़रूरत, क्यों नहीं थी इन दोनों को, क्यों, क्योंकि सिर्फ इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसे लोकपाल एंड लोकायुक्त ये क्या है, बेसिकली ये स्टैब्लिश हुए थे एक एक्ट के थ्रू, लोकायुक्त एंड लोकपाल का एक्ट ही आया था, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। कंपोजिशन क्या है, बहुत सारे लोग हैं इसमें, चेयरमैन है, देखो इसको कंपोजिशन यहाँ समझते हैं, इसमें चेयरमैन है विद मैक्सिमम 8 मेंबर्स, तो एक तो चेयरमैन होगा और 8 मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम बता रहे हैं, ठीक है। तो इन सारे देखो जितने भी कमीशन है ना नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, हमने क्या करा है, थोड़ा सा क्या रखा है, लिमिट नहीं रखी, इनको थोड़ा सा मैक्सिमम कर दिया है, एग्जैक्ट पता नहीं कितने भी हो सकते हैं। तो 8 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से क्वालिफिकेशन 2 कंडीशंस रखी हैं, एक तो 50% जो है उनको जडिशियल नॉलेज होना चाहिए, और एक तो क्या रखिए कि 50% जो है वो माइनॉरिटीज़ में से होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि लोकपाल एंड लोकायुक्त क्या कर रहे हैं, एक तरीके से लोकायुक्त एंड लोकपाल एक तरीके से जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए बनाए गए थे, तो अगर उनको 50% तो जडिशियल नॉलेज चाहिए मेंबर्स को होनी चाहिए, तभी तो एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। एंड मिनिमम 50 मेंबर्स ऐसे माइनॉरिटीज से भी होनी चाहिए। माइनॉरिटीज़ का सेंस होता है जो वल्नरेबल ग्रुप्स है, मेरा मतलब ये था वल्नरेबल ग्रुप्स, SC ST OBC माइनॉरिटीज एंड वुमेन, ठीक है। क्वालिफिकेशन में जो जडिशियल मेंबर्स हैं वो बेसिकली जडिशियल मेंबर्स के क्वालिफिकेशन क्या है, वो जज हैं या फिर तो SC के या फिर HC के, ठीक है। इस तरीके से जज भी नहीं, CG पहले रह चुके हैं, अब है। नॉन जडिशियल मेंबर्स के लिए क्या होगा कि एटलीस्ट उनको 25 साल का एक्सपीरियंस है, नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में, करप्शन से रिगार्डिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब कुछ ना कुछ उनको नॉलेज होनी चाहिए जस्टिस वगैरह से रिगार्डिंग। अपॉइंटमेंट कौन करता है, फॉर लोकपाल बाय प्रेसिडेंट करता है, लोकायुक्त ये हमारे गवर्नर करता है, ठीक है। तो ये स्टेट लेवल पे होती है लोकायुक्त, एंड लोकपाल हमारी सेंट्रल लेवल पे होती है। इसके लिए सिलेक्शन कमेटी थी, ठीक है, इसमें कौन कौन है, PM है जो कि सब होता है, स्पीकर वही सेम, लीडर ऑफ अपोजिशन, CJ या फिर नॉमिनी फ्रॉम SC एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट है। तो PM एंड स्पीकर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन जो है लोकसभा का ही है, तो ये तीनों तो कॉमन है, ठीक है, 3 आर कॉमन। उसके अलावा हमने CJI प्लस में CJI की नॉमिनी फ्रॉम SC, थोड़ा सा CJI को भी इंक्लूड करा है, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं वही है ना, इसके 50% जजुडिशियल पावर वाली बात कर दी तो करना पड़ा। एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट होना चाहिए जो कि खुद प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से PM है, स्पीकर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स हैं इसके, ठीक है, जो अपॉइंटमेंट करेंगे, और उसके नहीं है, राज्यसभा की नहीं है, ठीक है। टेन्योर एंड सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 5 साल या फिर 70 साल है, 5 साल या फिर 70 साल। सैलरी अलाउंस हमारा इक्विवेलेंट होता है CJ एंड मेंबर जज ऑफ SC के बराबर ही होता है इसका, ठीक है। रेजिग्नेशन किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। अदर एस्पेक्ट्स की बात करूँ तो उसकी जुरिसडिक्शन मतलब उसकी पावर क्या क्या है, ये सारे पब्लिक सर्वेंट्स पे जो है नज़र रख सकता है, चाहे PM VM कोई भी हो, ठीक है। एक्सेप्शन आर्म फोर्स नहीं रख सकता डेफिनेटली, ओवर एनी ये कोई मतलब ध्यान रख सकता है, किसी के ऊपर नज़र रख सकता है, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि फुल या इवन पार्शली भी फाइनेंस है गवर्नमेंट से, तो उसके ऊपर नज़र रख सकता है, उसके वो भी इसके अंडर ही आता है। कोई प्रोविजन फॉर अटैचमेंट एंड कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि क्या है करप्ट वे से हमने ली है, तो उस पर कोई क्या कर सकता है, अटैच कर सकता है, कन्फिस्केशन कर सकता है, उसको जब्त कर सकता है। CBI ऑफिसर का अपॉइंट किया जाता है इन्वेस्टिगेशन, अगर लोकपाल कर रहा है, लोकपाल एक्चुअली क्या करता है, CBI को ही गाइडेंस देता है कि तुम मेरे अकॉर्डिंग जाओ, क्योंकि खुद क्या है, ये खुद एक बॉडी है जिसमें कितने जन थे, हमने देखा एक चेयरमैन था, एक हमारे 8 मेंबर्स थे, तो 9 लोग मिलके क्या ही कर लेंगे ना, तो वो CBI के ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। और बस अब वो थोड़ा सा उसके अंडर आ जाता है, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर CBI का ट्रांसफर वगैरह वो सब कुछ यही देखते हैं, तो मेन यही था। नीति आयोग हमारे इकोनॉमिक्स में हो गया, तो हम ये नहीं पढ़ेंगे।
ठीक है।